हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल था यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज जो है दो कैपेसिटर में अगर हमने चार्ज का अगर शेयरिंग अगर किया तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ चार्ज उसका हमने इक्वेशन निकाला था और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है। ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो नीट का जो सिलेबस है 2021 के लिए जो गाइडलाइन जो आई है नीट के सिलेबस के लिए, इट इज सेम एज दैट ऑफ द 2020। लेकिन अगर नया कुछ अपडेट अगर आता है उस सिलेबस में, अभी तक तो नहीं आया लेकिन नया कुछ अपडेट अगर आता है तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 12th का जो सिलेबस है वो 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में दो यूनिट है, वो यूनिट में दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो चैप्टर है उसको 11th में जो है हमारा वो 11th में हमने उसको कंप्लीट किया है आधा, और जो कैपेसिटेंस का जो पार्ट है हमने इसमें कंप्लीट किया है। उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो पार्ट है उसमें थोड़ा बाकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास का नीट के सिलेबस के लिए, तो इसके जो अप्रोक्सीमेट वेटेज परसेंटाइल है वो है 9%। नीट में 45 जो क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कैरी दी 4 मार्क, यानी टोटल जो मार्क हो गए वो हो गए 180। ओके, और 180 का नेगेटिव मार्किंग भी होती है नीट के एग्जाम में, वो एमएसटी सीईटी के एग्जाम में नहीं होती है। ओके, तो 9% अगर हमने अगर देखे, ओके, तो 180 के अगर 9% अगर निकाले हमने तो लगभग 16 मार्क के करीब करीब होता है। ओके, तो 16 मार्क यानी एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 45 क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में 180 मार्क में से एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 16 मार्क के रहेंगे, यानी एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई, लगभग 4 क्वेश्चन हो गए। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो यूनिट पे लगभग 4 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो है ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिटिक्स है और जो 2-4 साल का जो एनालिटिक्स है उसके बेस से ये परसेंटाइल निकाला है। और हमेशा 3 या 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट। तो हमने इसको पूरा कंप्लीट किया है, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने इसको पूरा बेसिक के साथ इसको हमने पढ़ाया है और हमारा जो 12th का जो है उसमें भी हमने उसको पूरा कंप्लीट किया है। यानी 4 क्वेश्चन यानी 16 मार्क का चैप्टर है डियर स्टूडेंट। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करो डियर स्टूडेंट। ओके, अब इसमें का जो आर्टिकल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है, दैट इज टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ चार्ज सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज सिंपल पेंडुलम। हमें पता है सिंपल पेंडुलम क्या है, हमने ऑसिलेशन चैप्टर में उसका कंस्ट्रक्शन देखा है, उसका प्रिंसिपल देखा है, उसका इक्वेशन निकाला था टाइम पीरियड का, दैट इज T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G, 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ये हो गया रिजिड सपोर्ट, ये हो गई स्ट्रिंग। ओके, इसकी जो लेंथ है वो L है और ये जो ऐसा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द सिंपल पेंडुलम। ये हो गया डियर स्टूडेंट सिंपल
पेंडुलम। ये क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड कितना है? t इक्वल टू 2π√L/g। ओके, अब ये जो मेटल बॉब है, ये मेटल बॉब को अगर हमने चार्ज अगर किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड अगर किया, तो ये जो मेटल बॉब है, ये मेटल बॉब क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। ये मेटल बॉब क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड होगा यानी उसकी लेंथ चेंज होगी। क्या? टाइम पीरियड। अब हमें निकालना है कि अगर हमने मेटल बॉब को चार्ज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाइड अगर किया, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आफ्टर चार्ज एंड अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज और डिक्रीजेस, this it is depends upon the value of acceleration due to gravity। क्योंकि लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। वो किस पे डिपेंड रहेगा? कम होना या ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? वो किस पे डिपेंड रहेगा? g के वैल्यू पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे। ओके, अगर g की वैल्यू अगर कम अगर आ गई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, g की वैल्यू अगर ज्यादा अगर आ गई तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो हम उसका अब एक्सप्रेशन निकालेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, अब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन हम C से डिनोट करते हैं। अब आफ्टर अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था पहला C पोजीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद इट इज रीच एट द C डैश पोजीशन। C डैश पोजीशन पे रीच हुआ है। ओके, और इसको हमने चार्ज डिपॉजिटेड किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। Q इज द चार्ज। ओके, अब इस पे दो टाइप के फोर्स क्या होगा? एक्स होगा। एक तो टेंशन तो रहेगा, ये जो है वो टेंशन तो रहेगा उसका। ओके, और उसके बाद ये जो है, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये ऐसा इधर से और इधर से क्या होगा? वो ऑसिलेट्स होगा। ओके, तो इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा? दैट इज इक्वल टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग। वन इज वेट ऑफ द मेटल बॉब which is directed downward direction, that is the mg। ओके, और उसके बाद दूसरा जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा? दैट इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। E का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू F/Q, F इक्वल टू दैट इज इक्वल टू QE। ओके, यानी फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन पे क्या होगा? फोर्स क्या होगा? एक्ट होगा। दैट इज इक्वल टू QE। और यहां पे अब ये जो रहेगा, ये यहां पे जो रहेगी वो होगी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव वेट ऑफ द मेटल बॉब। ओके, अब इसको अगर हमने यहां पे पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट अगर किया, ये हो गया थीटा। यहां पे अगर हमने पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट अगर किया तो हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, यानी ये हो गया एक वेक्टर। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस टॉइस AB cos थीटा। अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टॉइस AB cos थीटा। ओके, अब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे फिर? ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज mg डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा? ए स्क्वायर यानी क्या होगा? mg है तो उसका mg का स्क्वायर होगा प्लस टॉइस AB cos थीटा, mg QE cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज थीटा
ये जो है यहाँ पे mg और q का जो एंगल हो रहा है वो एंगल कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर, mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर हमने m को अगर क्या निकाला, कॉमन अगर निकाला, कॉमन यानी यहां से m अगर स्क्वायर रूट के बाहर अगर निकालो तो यहाँ पे m है, लेकिन यहाँ पे m नहीं है, तो m क्या होगा, दैट इज डिवाइडेड बाय qe बाय m होगा। तो ये आंसर कैसा मिलेगा हमें, g डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, g डैश दैट इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस qe बाय m स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस qe बाय m स्क्वायर। g डैश इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया है, g स्क्वायर प्लस qe बाय m स्क्वायर। और ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू g से क्या नजर आ रही है डियर स्टूडेंट, इट इज ग्रेटर, दैट इज g डैश इज ग्रेटर देन g, g डैश इज ग्रेटर देन g। सो इसका जो टाइम पीरियड जो होगा, अब ये t है तो इसको हम t डैश लिखते हैं, t डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन g डैश, t डैश दैट इज इक्वल टू t डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन g डैश। और g डैश की जो वैल्यू है ये इक्वेशन से वो क्या हो रही है, दैट इज g डैश इज ग्रेटर देन g, यानी t डैश जो रहेगा, t डैश इज लेस देन t, t डैश इज लेस देन t। क्या कंक्लूजन निकालेंगे डियर स्टूडेंट, दैट इज द टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से अगर अप्लाइड अगर किया, ओके, और मेटल बॉब को अगर चार्ज अगर किया तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस, टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनकेस अगर फ्रीक्वेंसी में अगर पूछा अगर जाए तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इसका जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू रहेगी फिर वो क्या रहेगी, दैट इज टी डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में यल डिवाइडेड बाय जी डैश है, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जी स्क्वायर प्लस क्यूई बाय एम स्क्वायर, और यहां पे होगा 1/2, यहां पे क्या होगा 1/2। तो ये था हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज सिंपल पेंडुलम। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे अप्लाई की, इट इज हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, इट इज हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये नोट कीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब इसको हम रब करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या किया, अप्लाइड अगर किया, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो फोर्स जो होगा QE, it is lies along the same line, it is lies along the same line। ओके, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन में क्या रहेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज रहेगा, यानी QE की वैल्यू, एंड इट इज लाइज अलोंग द सेम लाइन। सो जो जी डैश जो है हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं अब इसका, जी डैश जो है वो क्या होगा, जी डैश दैट इज इक्वल टू जी प्लस QE बाय एम, जी डैश दैट इज इक्वल टू जी प्लस QE बाय एम। और जी प्लस QE बाय एम, इसको हमने टी डैश कहा था, इसको हम तो इसका जो टाइम पीरियड जो होगा जी डैश कहते हैं, G2 डैश कहते हैं हम इसको। ओके,
तो इसका जो टाइम पीरियड होगा T2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल अपॉन G2 डैश। T2 डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन G2 डैश, यानी यहां पे T2 डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल और G2 डैश, यहां पे क्या होगा यल और G डैश की वैल्यू क्या होगी G प्लस QE बाय यन। T इक्वल टू T2 डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल G प्लस QE बाय यन। यानी यहां पे भी हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो G2 डैश है, G2 डैश इज ग्रेटर देन G, ये टाइम पीरियड से G2 dash is greater than G, then T2 dash is also less than T। T2 dash यहां पे भी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पे भी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब सेकंड जो है, सेकंड ये फर्स्ट केस थी, ये सेकंड केस थी, अब लास्ट है थर्ड केस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने की है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन अगर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट। ओके, पहले केस में उसको हमने रब करना था। ओके, तो ये यहाँ पे जो है ये ऐसी डायरेक्शन रहेगी, ये है ऐसी डायरेक्शन है। पहले केस में अगर रहा होगा तो आप समझ लेना डियर स्टूडेंट को, उसको हमने रब करना भूल गए थे। ओके, तो यहां पे जो है अब फोर्स की डायरेक्शन जो रहेगा ये ऐसी डायरेक्शन रहेगी, ये होगा QE, ये क्या होगा QE। यानी दोनों फोर्स इट इज लाइज अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो G डैश, इसको हम क्या कहते हैं, G1 कहेंगे। अब इसको हम G1 दैट इज इक्वल टू G माइनस QE बाय यन। G माइनस QE इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हमने G1 कहा थर्ड केस के लिए, तो इसकी वैल्यू कितना होगा G माइनस QE बाय यन, G माइनस QE बाय यन। और ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस वैल्यू इज डिक्रीजेस, ये वैल्यू क्या है, स्मॉल है, यानी G1 इज less than G, G1 is less than G, G1 is less than G, so जो T1 जो रहेगा, अब T1 यानी थर्ड केस के लिए इफ वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो T1 जो रहेगा, T1 इज ग्रेटर देन T। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है डियर स्टूडेंट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टाइम पीरियड क्या हो गया है डियर स्टूडेंट, डिक्रीज हो गया है। लेकिन थर्ड जो केस है अपवर्ड डायरेक्शन में टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल चार्ज सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज होता है। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहेगा फिर वो क्या होगा, T1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाय G1, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाय G1। तो यहां पे अगर हमने 2 पाई और G1 की वैल्यू कितना डालना है, G माइनस QE बाय यम, तो हमें मिलेगा यल अपॉन G माइनस QE बाय यम। T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन G माइनस QE बाय यम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले है डियर स्टूडेंट,
तीन फॉर्मूले हमने देखे हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था और ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फॉर्मूला हमने रब किया है। तो बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 9% है इसका वेटेज, अप्रोक्सीमेट वेटेज निकला है डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिटिक्स से वो वेटेज निकला है, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में रहते हैं, इसलिए बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेज चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक नीट के एग्जाम में मोस्ट वेटेज चैप्टर है। और 11th सिलेबस में मोस्ट वेटेज चैप्टर जो है वो है थर्मोडायनामिक्स, उसका भी नियरली अबाउट टू 8% और 9% वेटेज रहता है डियर स्टूडेंट। ये अप्रोक्सीमेट वेटेज है प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिटिक्स से। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट है, जो नीट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, नीट के बारे में जो कंसेप्ट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे डियर स्टूडेंट। और जो आप जो है उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारा जो नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो, हम हैंड रिटन में नोट्स प्रोवाइडेड करेंगे। थैंक यू सो मच।